गढ़ बचाने की फिक्र, बागियों से रिस्क। दरअसल 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बागी और भीतरघात का फैक्टर बने बनाए समीकरण को पूरे बिगाड़ कर रख सकता है। सत्ताधारी बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नाराज नेताओं को मना लिया है और जनाधार वाले बागियों को मैदान में नहीं रहने दिया। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, बीएपी की बात करें, एक एक सीट पर बागी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा मैदान में डटे हैं। 84 सीट पर बीएपी के बागी बादमी लाल समीकरण बिगाड़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने नाराज नेताओं को तो मना लिया, लेकिन उनके प्रभाव वाले वोटर और समर्थक कितना मानेंगे ये नतीजे ही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस और बीएपी के लिए चुनौती बड़ी है। चर्चा आज इसी पर, पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सात सीटों का रण, दिग्गजों ने लगाया दम। बागी और भीतरघात बिगाड़ेंगे समीकरण। आप लोगों का पूरा विश्वास हम लोगों को है कि पूरे देश में आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि दौसा के लोग किस करवट बैठते हैं। मतलब जहाँ भी जाते हैं लोगों का इतना बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, जगह जगह जन सलाब उमड़ रहा है और युवाओं में बहुत जोश है। बीजेपी को राहत, मैदान में नहीं जनाधार वाले बागी। आदरणीय ज्योति जी बहुत मजबूत नेता हैं। इनके प्रयासों से, इनके संपर्कों से जो इनके निकट आए और उन्होंने इनकी प्रतिभा को देखा, तो निश्चित रूप से इनके साथ जुड़ने का काम करेंगे। ये अच्छी बात है। कांग्रेस और बीएपी के लिए चुनौती। अब चुनाव परवान चढ़ चुका है और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुनने रहेगी। गढ़ बचाने की फिक्र, बागियों से रिस्क। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सभी का एक एक करके स्वागत करते हैं। राखी राठौड़ जी बीजेपी से हैं, राखी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। पंकज शर्मा जी कांग्रेस से हैं, पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन राजीव जैन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राखी राठौड़ जी आपसे। भूमिका में हमने कहा भले ही बीएपी के 84 से एक बागी नाराज उम्मीदवार खड़े हुए हों, कांग्रेस के बागी निर्दलीय के तौर पर भले ही ताल ठोक रहे हो देवली उनियारा से, लेकिन जो नाराज आपकी पार्टी में हुए उनका समर्थन कितना पार्टी को मिल रहा है? देखिए रविंद्र जी, हमारे गांव में और हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस परिवार के अंदर मुखिया मजबूत होता है वहां बंटवारा नहीं होता, वहां बगावत नहीं होती। और साफ साफ नजर आ रहा है कि जिन पार्टियों की आपने चर्चा की वहां की क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भजन लाल जी ने लगातार प्रयास करके जो हमारे साथ जो लोग, तो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी गतिरोध था उसको खत्म करते हुए एक स्मूथ जो है हमारे लिए पूरे चुनाव को कर दिया। और आप देखिएगा कि सत्ता और सरकार और संगठन के पूरे समन्वय के साथ में हम लोग आगे आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि देखिए साफ साफ ये बात है कि संगठन में जहां पर हमारा एक मल्टी लेयर व्यवस्था है, जहां पर हमने कई एमएलएस को जो हमारे क्षेत्र के बहुत इंपॉर्टेंट संगठन के पदाधिकारी हैं उनको ग्राउंड लेवल पे लगाया, बूथ पर लोगों तक जाना और एससी, महिला, किसान, युवाओं का जो सम्मेलन करना है। तो इस तरह से हम लोग एक माइक्रो मैनेजमेंट की तरह काम करते हैं। मैं सवाल शायद समझा नहीं पाया आपको, सवाल शायद समझा नहीं पाया आपको कि चाहे बात सलूम्बर की हो, चाहे बात जय आहूजा की हो, बबलू चौधरी की हो, मना लिया गया, हेलीकॉप्टर भेजा गया, बुलाया गया, फिर उसके बाद कुछ चेहरे नामांकन के दौरान भी जो नाराज थे वो भी दिखाई दिए, कुछ ने ऐलान कर दिया था कि हम पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन मना लिया गया। बहुत अच्छी बात है, आपको ये कॉन्फिडेंस है, खुशफहमी है, इसको कुछ भी आप समझिए। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये क्या वाकई में पार्टी को अपने समर्थन से वोट दिलाएंगे या अंदर खाने, और ऊपर से तो मान गए लेकिन अंदर अंदर कहीं कुछ गड़बड़ी ना करने? मैं शायद सवाल नहीं समझा पाया, आप कह रही थी मैं जवाब आपका नहीं समझ पाया, बताइए।
नहीं समझा पाई, मुझे ऐसा लगता है रविंद्र जी, क्योंकि जिस डैमेज की आप बात कर रहे थे उसी को कंट्रोल करने का मैं आपको जवाब दे रही थी। किस तरह से पार्टी ने अपने संगठन के लेवल पर वहां पे वरिष्ठ पदाधिकारी तैनात कर रखे हैं, जिससे कि समन्वय जो एक कोऑर्डिनेशन है वो सही तरह से स्थापित हो सके। वहां पर बूथों पर जाकर अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से हम लोग जो डैमेज हो सकता है, देखिए चुनाव एक मैनेजमेंट जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो ग्राउंड लेवल पर हम लोग कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप प्रयासों में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। नरेश मीणा जी की बात मैं कहना चाहूंगी, उनको पूछने कोई नहीं आया, वो खुद ही आए, खुद ही नाराज हुए, खुद ही माने नहीं माने कोई मतलब नहीं है। जो एरोगेंसी है कांग्रेस पार्टी की वही लेके डूबती है, और यही जो माइक्रो मैनेजमेंट हमारा है, जिस तरह के डैमेज की आप चर्चा कर रहे थे, मैं उस डैमेज के कंट्रोल की ही बात कर रही थी कि कैसे हम लोग लोअर लेवल पर, बूथ लेवल पर जाकर के समन्वय स्थापित करेंगे, वोटर्स के पास जाकर के हम लोग अपने पक्ष में वोटिंग करेंगे, और आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि सरकार में आस्था है। पंकज शर्मा जी जाहिर तौर पर जवाब देना चाहेंगे जो बातें कांग्रेस को लेकर कही हैं, बिल्कुल राखी जी ने। और एक सवाल मेरा ये भी, नरेश मीणा जी देवली उनियारा में लुटिया डुबोते हुए नजर आ रहे हैं, बागियों को मना नहीं पाए आप। अब तो जो है त्योहार तो खत्म हो गए, लोकतंत्र के त्योहार पर्व की बात है, पर्चा भी वापस नहीं हो पाए। कितने आपके मंत्री गए, आपके कितने माफ कीजिएगा नेता गए जिन्होंने उनको कहा कि भाई मान जाइए आप, क्या हो रहा है कांग्रेस में? एक तो नाराज हो जाते हैं, फिर मना नहीं पाते हैं आप लोग। ये देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, और जो पिछले 10 महीने का भाजपा सरकार का कार्यकाल रहा है, जो पर्ची सरकार का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के कुशासन के खिलाफ हम लोग लगातार लड़, जो जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं, शिक्षा हो, पहले आपस में तो लड़ रहे हैं, किसान हो, सबके मुद्दों पर सरकार ठीक है, मैं आऊंगा मुद्दे पर भी आऊंगा सर, मुद्दे पर लगातार 11 नवंबर तक ये कंपेनिंग चलेगी, वोट होगा, चर्चा होगी। लेकिन मैं ये जानना और समझना चाह रहा हूं कि आखिर आप अपनी पार्टी देखिए, आप अपने जो आप जिनके साथ लोकसभा चुनाव लड़ा, वो भी तो एक तरह से आपके नाराज ही हैं आपसे, आपके साथ गठबंधन नहीं हुआ या आपने नहीं किया, वो एक अलग विषय है। यानी कुल मिला के 4 सीटें भाई आरएलपी देखिए, 2 देखिए रविंद्र, एक तो आपके बागी हैं। देखिए रविंद्र जी, जो हमारा गठबंधन था इंडिया गठबंधन में, जो वो केंद्र के लेवल पे था, और जो स्टेट लेवल पे पार्टी ने, सभी पार्टियां अपने अपना चुनाव अलग अलग तरीके से लड़ रही हैं विधानसभाओं में। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो नाराज लोग हैं, देखिए चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को, जो नाराज लोग थे उनको मनाने की कोशिश की गई। अब ये बताया नहीं जाता कि किससे बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, कि जो भी नाराज थे, जिन्होंने भी पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा है, सबसे बात करने की कोशिश की गई। लेकिन आखिर में देखिए, सबको अपना अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कोई जबरदस्ती तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, जहां तक कोशिश की गई है, लगातार हम लोगों ने, हमारे नेतृत्व ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अगर कुछ नहीं मान रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो उनका अधिकार है कि वो चुनाव लड़ें। अब अगर हम बात हैं कि जो चुनाव की रूपरेखा है, उसमें देखिए पिछले 10 महीने में जिस तरीके का कुशासन भाजपा की पर्ची सरकार ने दिया है, उसमें आप देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, सबके मुद्दों पर यह सरकार लगातार विफल रही है। आप देख लीजिए, जो रोजगार है, रोजगार के मुद्दे पर लगातार ये खामोशी है, लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लगातार ये बयान देते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 12,000 लोगों को ये नौकरियां अभी तक प्रोवाइड करवा पाए पिछले 10 महीने में। उसमें से भी 8,000 से ज्यादा नौकरियां वो है जो हमारे सरकार में, जिनका पेपर हो चुका था, जिनका पूरा फॉर्मेशन हो, आपकी सरकार में कुछ पेपर हुए थे, वो भर्तियां निरस्त करनी पड़ रही हैं, वो पूरा प्रोसेस पेपर जो लीक हो गया था, वो पेपर कैंसिल करने पड़ रहे हैं। सुन लीजिए, वो भी काउंट किया, उसको भी कैलकुलेट किया आपने, हिसाब किताब जोड़ा, उसका भी सारी ईओआरओ की जो 112 वैकेंसी थी उसका भी जोड़ा हिसाब किताब। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे देता हूं, 1 बाय 1 सभी बातों पे आ रहा हूं मैं आपका। किसानों के मुद्दे पे आप देख लीजिए कि आज ही के दिन लगातार बाजरे की जो बात थी, बाजरे की जो खरीद एमएसपी पे करनी थी, उस पे भी ये लोग विफल हो गए। मिड डे मील योजना में ये लोग विफल हो गए। आप लगातार देखिए, जो राशन प्रोवाइड करवाना था उसमें ये लोग विफल हो गए। आप देख लीजिए किस तरीके से ये जो 6 घंटे बिजली रबी की फसल के लिए किसानों को प्रोवाइड करवाने, उसमें फेल हो गए। जो यूरिया खाद की कमी इस समय राजस्थान में, 2 पॉइंट बोले इन्होंने, 2 पॉइंट बोले सरकार की नाकामी, भाई चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, 12,000 ही आपने नौकरी दी और किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। राखी जी दे रही है 1 बाय 1, चलिए 1 बाय 1 2 हो गए, हो गई और हम जनता 1 बाय 1 2 हो गए, बताइए राखी जी। जा रहे हैं। देखिए, मैं पहला तो पेपर लीक के लिए, देखिए इतनी बदनामी जिस तरह से पूरे देश के अंदर हमारे राजस्थान की पिछले कांग्रेस कार्यकाल में हुई, लगातार पेपर लीक हुए और अभी तक भी जो कच्चे चिट्ठे हैं वो खुल रहे हैं। साफ दिख रहा है कि इन्होंने किस तरह की धांधली की, युवाओं के साथ में जो आप लोगों ने धोखा किया था उसका
जी नहीं, 30,000 से ऊपर नौकरियां हो चुकी है, 90,000 से ऊपर की नौकरियां जो है वो कैबिनेट स्तर पर, वो कहने झूठ का कोई जवाब नहीं है, जनता जानती है। 90,000 नौकरियां और इसी साल कैबिनेट से स्वीकृत हो चुकी है। पूरे 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां होंगी सृजित। और उसके साथ देखिए रिसर्जिंग जो राजस्थान, राइजिंग राजस्थान हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा कॉन्क्लेव किया? आखिरी में किया, 5वें साल में किया, क्योंकि मालूम था कुछ होना नहीं है। हमने पहले साल में किया रविंद्र जी, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो इन्वेस्टर आएगा राजस्थान के अंदर, वो 4 साल हमारी गवर्नमेंट में सारी सहूलियत जो हम वादा करके जाएंगे वो ग्राउंड लेवल पे उन्हें मिलेगी और वहां से भी रोजगार सृजित होंगे। राजस्थान जो अपने आप में रिसोर्सेज से भरा हुआ है, उसको कैसे आप लोगों ने लगातार गलत काम करके, भ्रष्टाचार करके, आपसी झगड़ों के अंदर फंसाया, वो अब नहीं होगा। किसानों की बात कर रहे थे, अगर किसानों में गेहूं की एमएसपी किसी ने बढ़ाई तो वो हमारी पार्टी ने कराई। उसके बाद आप लोगों ने किसान सम्मान निधि आपने देखा कि लगातार बढ़ा करके 6,000 से 8,000 और आगे चल के इसको 12,000 करने का भी काम अगर करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 2027 तक जो वादा ये लगातार करते थे, दिन में बिजली अगर किसानों को मिलेगी तो आदरणीय भजनलाल जी की सरकार की सही तरीके से बिल्कुल आप दोनों की बातें सुनी। मैं राजीव जैन सर के पास आता हूं। राजीव जैन सर, इन चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा। राजीव जैन सर, नाराजगी, बागी और भीतरघात कितना चुनाव को प्रभावित करता है जब एक भी उम्मीदवार मजबूत होता है जो पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय किसी और टिकट से चुनाव लड़ता है? अगर राजस्थान की इन 7 सीटों के संदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति नामांकन से पहले और नाम वापस लेने की तारीख के बाद की आज की तारीख की देखें तो क्या आप देखते हैं? देखिए रविंदर, निश्चित तौर पे कांग्रेस को एक तो झटका उसी समय लग गया जब उसका गठबंधन नहीं हो पाया। उसके जो लोकसभा में साथी दल थे वो अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को भी मुकाबले में उतरना पड़ा। इसके अलावा कई सीटों पे जो 2-3 सीटें हैं, जैसे देवली उनियारा का तो सब जगह उल्लेख हो ही रहा है, जहां बागी कांग्रेस का है। बागी भले ही नहीं जीते ना, वो त्रिकोणीय संघर्ष बना पाएगा। मेरे को जहां तक जानकारी है वो कोई 5-7 हजार वोट ही ले पाएगा बागी, लेकिन वो सारा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि हार जीत का मार्जिन 2-5 हजार का ही रहने वाला है, तो वो कांग्रेस का नुकसान वो करेगा बागी। लेकिन जहां तक भीतरघात की बात है, कहीं ना कहीं नाराजगी भाजपा के लोगों में भी है। देवली उनियारा में भी जो पुराने उम्मीदवार थे भाजपा के आम चुनाव के, उनके समर्थकों में नाराजगी है। इसी तरीके से देवली में नाराजगी है, झुंझुनू में भी नाराजगी है, और जो ये रामगढ़ सीट है अलवर जिले की, वहां भी नाराजगी है। वो भीतरघात कितना होता है? भाजपा ने मैंने ये तो किया कि उम्मीदवार खड़े नहीं होने दिए, लेकिन अंदर खाने जो अभी आप भी चर्चा करे थे भीतरघात की, वो है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के पास सीटें 4 थी, अब वो 4 में से कितनी रिटेन कर पाती? भाजपा कहने को तो कह सकती है हमारे पास तो एक ही सीट थी, हमें होने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सत्ता में भाजपा है। उसके पिछले 10-11 महीने के कामकाज का आकलन जनता करेगी। लेकिन अमूमन होता है कि उपचुनाव समीकरणों के आधार पर लड़े जा रहे हैं, जाति समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, या नेताओं का प्रभाव है। दौसा में जगमोहन मीणा को टिकट दिया, किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव था, उनकी नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए वहां इस तरीके का कैंडिडेट आया है। इसी तरीके से देवटी का कैंडिडेट है। तो ये सब चीजें हैं। तो जहां तक वो अभी आपका सवाल था कि नामांकन से पहले नामांकन के बाद, कांग्रेस को जहां तक लग रहा है घाटा इसमें उठाना पड़ेगा। जी रविंदर जी। एसपी मित्तल सर, मुझे बताइए कि सो कॉल्ड कांग्रेस की तरफ से राज्य सरकार की 11 साल की नाकामी और सो कॉल्ड बीजेपी की तरफ से 11 साल की मौजूदा राज्य सरकार की कामयाबी पर ही यह चुनाव क्या आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या हर सीट पर आप अलग अलग समीकरण, वो कुछ भी हो सकता है, वो बनते बिगड़ते देख रहे हैं? एसपी मित्तल सर की आवाज दीजिएगा। सर अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट नहीं है शायद आप। मित्तल सर अनम्यूट नहीं है आप। लग रहा है मित्तल सर आवाज नहीं मिल रही है। मैं फिर से कनेक्ट करता हूं, ये सवाल तो आप तक पहुंच गया है। अनम्यूट कीजिएगा एक बार प्लीज। चलिए मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, हम एक बार फिर से आपको कनेक्ट करके, शायद ऑडियो नहीं आ पा रहा है आपका। ठीक है पंकज शर्मा जी, एक चीज बताइए मेरे को, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी जिस तरह से देवली उनियारा में और टोंक में गए थे चुनाव प्रचार के लिए, दौसा में माफ कीजिएगा गए थे, वो एक मंच पर दिखाई दें, फिर उसके बाद सचिन पायलट आए, उससे पार्टी की मजबूती ज्यादा दिखाई देती है और पार्टी की स्थिति ज्यादा मजबूत होती है, या फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा सभी एक साथ एकजुट होकर जब वोट मांगने जाए उससे पार्टी ज्यादा प्रभाव वोटर पर डालती है?
नहीं, देखिए रविंद्र जी, एक बड़ा क्षेत्र होता है, एक विधानसभा क्षेत्र, और उसमें सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के तहत अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेते हैं और वहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं। जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन सचिन पायलट जी मतलब देश में ही उपलब्ध नहीं थे, वो विदेश दौरे पे थे। तो उसके बाद जैसे ही वो आज सचिन पायलट के अलावा बाकी विदेश गए हुए जिनका मैंने नाम लिया। नहीं, तो सब अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक साथ जाने की जरूरत है। सब लोग अलग अलग, क्योंकि नॉमिनेशन होता है वहां सभी लोग एक साथ जाते हैं, लेकिन उस दिन सचिन पायलट जी अवेलेबल नहीं थे। अब लगातार सब लोग अलग अलग सभाएं करेंगे, अलग अलग तरीके से प्रचार करेंगे। और हमारी डोटासरा जी ने भी डांस किया, सचिन पायलट भी डांस करते नजर आए। 10 महीने का कुशासन रहा है, नहीं, जो 10 महीने का कुशासन बीजेपी का रहा है, उसके खिलाफ हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो थी उसको बंद कर दिया गया, उससे बुजुर्गों के साथ प्रचार किया गया। 50 स्टार प्रचारकों में इसमें वसुंधरा राजे जी का भी नाम है। थोड़ा जानकारी में इजाफा कीजिए, शायद हम नहीं पता लगा पाए हों इन 7 सीटों में अभी तक कहीं गई हों या जाएंगी। बिल्कुल, देखिए बड़ी सभाएं अभी होनी है। मैंने आपको बताया कि सम्मेलन हमारे एससी, महिला, युवा, किसानों के सम्मेलन होने हैं और बड़ी सभाएं होंगी। और आप आगे आने वाले समय में देखिएगा, अभी समय है हमारे पास जिसमें बड़ी सभा हम लोग करेंगे और उसमें हमारे जितने भी स्टार प्रचारक हम लोगों की लिस्ट में है वो सब जाकर के अपना जो दायित्व दिया जाएगा। देखिए, मैं वसुंधरा जी हमारी एक बहुत वरिष्ठ नेता है। अगर आप कहें तो 10 बार नाम लेने को तैयार हूं। हमारी पार्टी में उस तरह से नहीं होता नकारा, निकम्मा, नालायक, इस तरह दुत्कार वाला काम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। वो हमारी वरिष्ठ नेता है और हमेशा रहेगी। जहां पे भी पार्टी उनको दायित्व देगी वहां पर वो अपना कार्य पूरा करेंगे। और उनके अलावा हर एक कार्यकर्ता, जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता, वो भी काम करेगा। तो ऐसी कोई बात बीजेपी में नहीं है। मित्तल सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसीलिए कोई बगावत, कोई बंटवारा नहीं है। ऑडियो आ रहा है। सर मेरा यही सवाल था, ये क्या 11 साल की सरकार, 11 महीने की सरकार के कामकाज पर ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कामयाबी और नाकामी पर ही चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर हर सीट का अलग गणित बन रहा है? देखिए रविंद्र, ये तो हर सीट का अलग गणित बन रहा है, लेकिन ये जो चुनाव का जो परिणाम आएगा, ये सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये तय नहीं होगा कि क्या नाम है सरकार गिरेगी या सरकार बनेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसमें कोई तो राय नहीं है कि जो क्या नाम से भजनलाल शर्मा के जो नेतृत्व में सरकार बनेगी नहीं बनेगी, मैं रोक रहा हूं बीच में आपको, लेकिन कोई हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए तो उसमें कुछ फेरबदल हो जाए, कोई आस लगाए हो बैठा हो जिसका नंबर नहीं आया उसका नंबर लग जाए और जो नंबर में है उसका नंबर कट जाए, ये तो होगा ना सर? देखिए रविंद्र, वो तो क्या नाम से जो किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि यदि क्या नाम से दौसा से उनके भाई जीतते हैं तो जो बेडन जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि जब सरकार के मंत्री इस तरीके से बात कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में कुछ ना कुछ तो जरूर असर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम देखते हैं जब चुनाव की रणनीति शुरुआत हुई थी तब ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है और सिर्फ सनूमर को छोड़कर बाकी सभी जगह क्या नाम से जो विपक्ष है उनके विधायक जो 2023 के अंदर चुने गए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव हुआ, नामांकन पूरा हुआ, उसके बाद अब देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बराबर लगातार संघर्ष की स्थिति में, और कई जगह तो हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के बागी है वो क्या नाम से कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि जो क्या नाम से 84 की जो सीट है, जो बहुत मजबूत सीट मानी जाती है बीएपी के लिए, वहां भी क्या नाम से बदामी नाम एक जो है वो जो आदिवासी क्षेत्र के है वो खड़े हो गए। तो वहां भी क्या नाम से एक तरह से उन्होंने त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति को कर दिया। तो ये जो कुल मिला के चुनाव कई मुझे लगता है रोचक स्थिति हो गई है। रविंद्र, यदि आप मुझे 2 मिनट का समय दे सर, मैं बस आपको 30 सेकंड का समय दे पाऊंगा, बाकी कल और चर्चा करेंगे जब आगे बात होगी। प्लीज सर 30 सेकंड सिर्फ। तो ये जो चुनाव है मुझे लगता है कि क्या नाम से बहुत स्थानीय स्तर का चुनाव है और कई जगह जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मुझे लगातार क्या नाम से मजबूत हो रही। सर ठीक है, मैं समझ गया। आप एक एक सीट का पूरा हिसाब किताब बताने की कोशिश कर रहे थे और आज मेरे मन में जहन में सवाल भी, आज पहले सवाल मैं आपसे करने वाला था लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे। बहरहाल आगे इस चर्चा को कभी करेंगे, लेकिन 13 तारीख तक जब तक मतदान नहीं होता बहुत सारे इस चुनाव के रंग देखने, बड़े ही उपचुनाव है लेकिन ये असली चुनाव से, पूर्ण चुनाव से कतई भी कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का। और इसी के साथ